हम सभी के पास कोई ना कोई दोस्त ऐसा होता है जिसे हम सीवी कॉपी करते हैं। सीवी नहीं तो सीवी का फॉर्मेट ही सही, बस फॉर्मेट उठाया और उसके ऊपर अपनी डिटेल्स डाल दी। मैंने भी किया था और आपने भी किया होगा। लेकिन इंडस्ट्री में 10 साल रहने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सीवी के फॉर्मेट से बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि सीवी के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीवी और रेज्यूमे में क्या फ़र्क होता है, कौन सा कब भेजना होता है, सीवी बनाते वक्त या रेज्यूमे बनाते वक्त हम लोग कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग फॉर्मेट देखेंगे सीवी का और साथ में सीवी को बनाएंगे। और लास्ट में मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो आपको 100% फुल प्रूफ कर देंगे आपके सीवी को और 100% शॉर्टलिस्ट करवाएंगे। तो आइए जानते हैं कि सीवी क्या होता है और रेज्यूमे क्या होता है और कब कहाँ क्या भेजते हैं। सीवी का मतलब होता है करिकुलम वाइटे, या फिर आपके जीवन की पूरी लेखनी जिसमें लिखा होगा कि आपने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है, आपकी स्किल सेट ये है, आप किस किस स्किल में निपुण हैं, और ये भी लिखा होगा कि आपने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं या जो भी आपने अभी तक का जीवन में किया है। ये जनरली हम कॉलेजेस या हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। जैसे अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पे अपना करिकुलम वाइटे या सीवी भेजेंगे। लेकिन रेज्यूमे एक बहुत ही पर्टिकुलर पर्पस या ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, जैसे कि जॉब के लिए जब हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें अगर कोई रिक्रूटर या एचआर है, वो क्या जानना चाहेगा? वो ये जानना चाहेगा कि क्या आप इस रोल के लिए फिट हैं। तो उसमें अगर आपने 100 बुक्स भी लिखी हैं तो वो हम उसकी लिस्टिंग नहीं दे सकते, क्योंकि वो उस जॉब के लिए शायद रेलेवेंट ना हो या उस जॉब के लिए शायद मायने ना रखते हों। लेकिन अगर आपको एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी आती है जो कि उस जॉब के लिए रेलेवेंट है या मायने रखती है, तो वो हम ज़रूर मेंशन करेंगे। जैसे कि अगर मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ और मैं उसके लिए सीवी बना रही हूँ, तो मैं ये ज़रूर लिखूँगी कि मुझे कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। अगर मैंने कोई स्टोरी बुक लिखी है बचपन में या मैंने कोई सेकंड क्लास में कोई प्राइज़ जीता था, तो वो शायद मैं नहीं लिखूँगी, क्योंकि वो उस जॉब के लिए सही नहीं बैठता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि हम कौन सी 3 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होते, या फिर सीवी शॉर्टलिस्ट हो भी जाते हैं तो हम इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, इररेलेवेंट या बेकार की डिटेल्स देना। इसका क्या मतलब है? सपोज मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, तो मेरे लिए क्या रेलेवेंट होगा? अगर मैं एक रिक्रूटर हूँ तो मेरे लिए क्या रेलेवेंट होगा कि मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, मुझे एमएस ऑफिस आता है कि नहीं आता है, मेरे अंदर टीम बिल्डिंग स्किल्स हैं कि नहीं, मैं एक टीम के साथ काम कर पाऊंगी कि नहीं, तो मेरे सीवी में क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए, यही सारी स्किल्स। अगर मैं ये लिखती हूँ कि क्लास 2 में मैंने डांसिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था और मैं उसमें फर्स्ट आई थी, तो क्या वो मायने रखता है? नहीं। अगर मैं लिखती हूँ उसमें रोबोटिक्स में क्लास बीटेक के फर्स्ट ईयर में मैंने एक रोबोटिक्स वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया था, क्या वो मायने रखता है? शायद इस पॉइंट पे 10 साल के बाद करियर में नहीं। अगर मैं एक फ्रेशर होती और मैं फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज अप्लाई कर रही होती तो शायद मायने रखता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप क्या सीवी में डालेंगे, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप क्या सीवी में डालेंगे, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो सीवी आपका उसी हिसाब से बना होना चाहिए। नंबर 2, इनकरेक्ट फॉर्मेटिंग या ग्रामर का यूज़ करना। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हम सभी करते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती है। ज़्यादातर स्टेट्स में हमारी फर्स्ट लैंग्वेज या तो हिंदी या कोई मदर टंग होती है, और जब भी हम सोचते हैं तो हम सोचते उसी लैंग्वेज में हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इंग्लिश में, जैसा कि नहीं होना चाहिए। तो कभी भी अगर आप एक सीवी बनाते हैं, उसको बार बार पढ़िए या फिर स्पेल चेकर का यूज़ करिए। स्पेल चेकर से क्या होता है, वो आपकी स्पेलिंग्स चेक कर लेता है। या कोई ऑनलाइन टूल्स या प्लगइन्स का यूज़ करिए जैसे कि ग्रामरली, जिससे कि आपका सीवी का सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्मेटिंग और स्पेल चेकिंग तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है? जैसे कि बोलना वेरी रिच या वेरी गुड एट समथिंग, उसकी जगह एक शॉर्ट में एक फ्रेज यूज किया जा सकता है जो कि ग्रामरली आपको सजेस्ट कर देगा। इसके बाद एक और ग्रामर की मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं, वो है पैरेललिज्म ना मेंटेन करना। अब ये पैरेललिज्म क्या है? जैसे कि अगर मुझे 3 पॉइंट्स लिखने हैं अपने सीवी में,
वर्कड एज अ प्रोडक्ट ओनर, वर्कड एज अ डेवलपर, वर्किंग एज एन इंजीनियर। तो यहाँ पे पैरेललिज्म ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 3 पॉइंट्स अलग अलग टेंसेस में हैं या अलग अलग तरीके से हैं बात करने का। तो हमको ये इंश्योर करना होता है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही बात, एक ही तरीके से, एक ही टेंस में लिखे हुए हों। तो इसको मैं सही से कैसे लिखूंगी? वर्कड एज अ प्रोडक्ट ओनर, वर्कड एज अ डेवलपर, वर्कड एज अ इंजीनियर। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे हम सीवी नहीं बनाएंगे और मैं आपको टिप्स दूंगी कि कैसे आप सीवीज में फ्रेज कर सकते हैं सेंटेंसेस, बट ये एक एग्जाम्पल है पैरेललिज्म मेंटेन करने का। और पूरा आपका सीवी एक ही टेंस में होना चाहिए, या तो पास्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे कि वर्किंग एज, डेवलपिंग, या फिर पास्ट टेंस जैसे कि डेवलप्ड। और थर्ड मिस्टेक जो हम बहुत लोग करते हैं और स्पेशली कॉलेज ग्रेजुएट्स करते हैं वो है गलत इंफॉर्मेशन लिखना। दोस्तों ध्यान रखिए, गलत इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाएगी। अगर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने ज़्यादा पूछना शुरू कर दिया तो आप वहाँ फंस जाएंगे। ये हम सभी के साथ हो चुका है, जिसमें हमने सीवी में बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हमने उसमें से कुछ परसेंटेज ही किया होता है कि जैसे कि हमने ये प्रोजेक्ट किया था या ये प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन असलियत में हमने वो या तो फ्रेंड्स के सीवी से कॉपी किया होता है या फिर हमने कहीं से प्रोजेक्ट्स बनवाए होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए दोस्तों। भले ही अगर आपने पूरे अपने बीटेक में या अपने ग्रेजुएशन में एक इंटर्नशिप या एक ही प्रोजेक्ट किया है तो आप वही लिखिए। अगर आपकी कोई हॉबी असलियत में है तो सिर्फ वही लिखिए। जैसे कि मेरी हॉबी है रीडिंग बुक्स, तो अगर जब भी मैं लिखती हूँ आई लाइक टू रीड बुक्स या रीडिंग बुक्स एज माई हॉबी, तो मैं हमेशा इंश्योर करती हूँ कि 3 ऐसी बुक्स का नाम मुझे पता हो जो मैंने रिसेंटली पढ़ी हैं। ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में मैंने देखा है कि इंटरव्यूअर्स हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव मेंशन इन योर सीवी। और फिर उसके बाद आप बता सकते हो आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आपने ये 3 बुक्स पढ़ी थी, ये उनके ऑथर्स हैं। इस तरीके से इंटरव्यूअर को लगता है कि जो आपने लिखा है सीवी में वो ऑनेस्टी के साथ लिखा है और आप एक ऑनेस्ट एम्प्लॉई हैं। कोई भी इंटरव्यूअर डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज नहीं हायर करना चाहते। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे सीवी फॉर्मेट की जो कि फुल प्रूफ मेथड है शॉर्टलिस्टिंग का। इस सीवी फॉर्मेट में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आ जाएगा, आपकी फोटोग्राफ भी आ जाएगी, आपका की टैगलाइन भी आ सकती है, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आएगा, इंटर्नशिप्स भी आ सकते हैं, और ये सब कुछ आ जाएगा एक ही पेज में। हैरान मत होइए। अब देखते हैं एक एक सेक्शन को डिटेल में। पहले सेक्शन में हम देखते हैं कि आपका नाम, एक की टैगलाइन, जैसे कि मैंने लिखा है प्रोडक्ट ओनर। अगर आपने किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है तो वो, कोई और एक्स बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट मेंटर, ब्लॉगर, जैसे कि आप अपने पास टाइम में क्या करते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। जब मैं MBA में थी तो मैंने सिर्फ इसमें अपना कॉलेज डाला था, MBA और फिर कॉलेज का नाम। फिर उसके बाद आती है आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका ईमेल आईडी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रोफेशनल ईमेल आईडी ही दीजिएगा। हम सभी के पास ऐसे ईमेल आईडीज होते हैं जो हमने बचपन में बनाए होते हैं, लेकिन वो आप सीवी में मत दीजिए। आपके नेम से रिलेटेड कोई ईमेल आईडी हो सकता है, वो आप बना के फिर दीजिए। और फिर फ़ोन नंबर। अब ये फ़ोन नंबर हम सभी के पास मोबाइल्स होते ही हैं, तो वो आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। तो ये हो गई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। एड्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्रूटर आपको एड्रेस से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। जब करेंगे या कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन देना होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कुछ फॉर्म्स फिल करवाते ही हैं, और ये सब होता है शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद। उसके बाद बात करते हैं आपके थोड़ा सा एक समरी का या प्रोफेशनल समरी के सेक्शन का। तो प्रोफेशनल समरी में आप देख सकते हैं मैंने अपनी फोटोग्राफ लगाई है, आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक ऑप्शनल है। उसके बाद है प्रोफेशनल समरी। तो आप करेंटली क्या काम कर रहे हैं, आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, और आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या देख रहे हैं। हम सभी एक गलती करते हैं और वो है ऑब्जेक्टिव लिखना, टू परस्यू ब्ला ब्ला या टू बी अ पार्ट ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी को पता है और ये कोई लिखने वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर आप लिख सकते हैं, वो है प्रोफेशनल समरी, कि आपने अभी तक क्या किया है और आप क्यों इस रोल के लिए एक लाइन में क्यों फिट बैठते हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की।
अब वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन में आप देखेंगे ये बिग ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपका क्या रोल रहा है उसमें और क्या ड्यूरेशन रही है। ये सब कुछ आप ईयर्स में लिख सकते हैं अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो या तो आप ये सेक्शन स्किप कर सकते हैं या फिर उसको मंथ्स में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 6 महीने के लिए काम किया कहीं पे, तो या तो आप उसको इंटर्नशिप की तरह दिखा दीजिए जो कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा, या फिर आप उसको अब वर्क एक्सपीरियंस में दिखाइए लेकिन मंथ्स में लिखिए। उसके बाद अब नेक्स्ट सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है इंटर्नशिप्स का। किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं और अगर आप एक फ्रेशर हैं तो इंटर्नशिप्स बहुत ही ज़रूरी होती हैं। आप चाहे एक छोटा प्रोजेक्ट करें, 2 महीने का प्रोजेक्ट या 3 महीने का प्रोजेक्ट, लेकिन इंटर्नशिप से आपका ये दिखाई देता है कि आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हैं। ये इंटर्नशिप ज़रूरी नहीं है अगर दिखाना अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, क्योंकि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस ही काफ़ी होगा। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो इंटर्नशिप्स ज़रूर लिखें, और उन इंटर्नशिप्स में आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स का क्या ऑब्जेक्टिव था, आपका क्या रोल था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने प्रोजेक्ट किया है कि आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, उससे मुझे या किसी भी रिक्रूटर को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपका क्या रोल था उसमें, और फिर वो कितनी लंबी इंटर्नशिप थी और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स में आपकी क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ईयर और सीजीपीए या परसेंटेज लिखा होना चाहिए। अगर आप सीजीपीए लिखते हैं तो ये ज़रूर लिखें कि वो कितने में से है। जैसे अगर मैंने 3 सीजीपीए लिखा है तो वो कितने में से है, 4 में से या 5 में से। और अगर आप परसेंटेज लिखते हैं तो ध्यान रखिए वो एवरेज परसेंटेज लिखिए ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। हम में से कई लोग आईसीएसई या आईएससी के पढ़े होते हैं और हम लोग बेस्ट 5 या बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए एक बेस एवरेज परसेंटेज लेना ही सही रहता है, ताकि बाद में परेशानी ना हो। और उनको अगर आपने 90% लिखा है तो ऐसा ना हो एवरेज ऑफ सब्जेक्ट्स निकालने पे 80% रह जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 सेक्शंस की, वो हैं सर्टिफिकेशंस और अचीवमेंट्स। तो सर्टिफिकेशंस में अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस किए हैं अपने कॉलेज में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो लिख दीजिए। और हर एक सर्टिफिकेशन की एक वैलिडिटी होती है, तो ईयर ऑफ परस्यूइंग लिख दीजिए या फिर वैलिड अंटिल ये डेट लिख दीजिए। नेक्स्ट है अचीवमेंट्स। तो अचीवमेंट्स में आप वो अचीवमेंट्स लिखिए जो कि रेलेवेंट हैं या रीसेंट टाइम्स के हैं। अब रेलेवेंट या रीसेंट टाइम्स का क्या मतलब है? रेलेवेंट वो अचीवमेंट्स होते हैं जो कि इस जॉब को लेकर सही रहेंगे। तो जैसे कि अगर मैं किसी आईटी प्रोफेशनल की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो रिमेंबर मैंने आपको बताया था क्लास 2 के डांसिंग कंपटीशन का मैं नहीं डालूंगी, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर डालूंगी कि मैं मल्टीपल टाइम्स अवार्ड्स मिले हैं मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, या मैं टॉप 10% ऑफ द बैच में रही हूँ, या फिर मुझे क्लास 12th में कोई अगर स्टूडेंट रिकग्निशन मिला था क्योंकि मैंने टॉप किया था, तो ये सारे शायद रेलेवेंट हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है, वो है नेशनल और स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स। तो नेशनल और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स हमेशा मायने रखते हैं, क्योंकि हमेशा स्पोर्ट्स प्लेयर्स की रिक्रूटर्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है तो वो ज़रूर डालें। कोई कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड करी है जो कि सिर्फ आप ही को मिला था वो मौका, तो ज़रूर डालें। उस टाइप के अचीवमेंट्स आप इसमें डाल सकते हैं। जनरली मैं पैटर्न फॉलो करती हूँ, लेस देन 5 ईयर्स मतलब पिछले 5 साल के अचीवमेंट्स ही डालूँ, क्योंकि वही रेलिवेंट रहते हैं क्रोनोलॉजिकली। अब लास्ट सेक्शन जो आता है वो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें भी आप अचीवमेंट्स और इंटरेस्ट और हॉबीज़ अलग कर सकते हैं या एक साथ भी रख सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अचीवमेंट्स में जैसे मैंने लिखा है, मैं टोस्ट मास्टर्स का पार्ट थी तो मैंने लिखा है रिकॉग्नाइज एज अ कॉम्पिटेंट लीडर बाय टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल। अगर आपके पास और कोई अचीवमेंट्स हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर, जैसे डांसिंग, स्पोर्ट्स या कोई भी और एक्टिविटी को लेकर, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट या हॉबीज़ की। तो जैसे कि इंटरेस्ट है मेरा पब्लिक स्पीकिंग, ब्लॉगिंग करना, ट्रैवलिंग करना, तो मैं ये सब इसमें लिखे हैं। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी आप इसमें लिखेंगे उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई एग्जाम्पल होना चाहिए। अब सब्सटैंशिएट करने का ये मतलब है कि उसको बताने के लिए आपके पास कोई ना कोई लाइफ स्टोरी या कोई एग्जाम्पल अपने लाइफ से होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैंने लिखा है ट्रैवलिंग, तो वो इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि आपने लास्ट कहाँ ट्रैवल किया था, कैसे ट्रैवल किया था। अगर मैंने लिखा है ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग,
तो पूछ सकते हैं आपके कितने फॉलोअर्स हैं। अगर मैंने लिखा है पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टूडेंट मेंटर, तो आपने कितने सेशंस लिए हैं। इस प्रकार के सवालों के लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी 3 टिप्स हैं जो आपके सीवी को यहाँ से यहाँ ले जाएंगी और ये इंश्योर करेंगी कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट ज़रूर हो। और अगर सीवी शॉर्टलिस्ट हो भी जाए तो उसके बाद आप इंटरव्यू ज़रूर क्रैक कर पाएँ। टिप नंबर 1, हमेशा एक स्पेशलाइज्ड सीवी बनाइए। अब ये स्पेशलाइज्ड सीवी क्या होता है? जैसे कि अगर आप 4 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन चारों जॉब्स के लिए आप अलग अलग सीवीज बनाइए। अब ये क्या बात हुई भाई, मैं तो एक ही इंसान हूँ, मैं 4 सीवी कैसे बनाऊँ? लेकिन जो 4 रोल्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उन सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होंगे। वो डिफरेंस आपको पता कैसे चलेंगे? जॉब डिस्क्रिप्शन या जेडी पढ़ के। तो कुछ जेडीज में लिखा होगा कि आपको उनको एक टीम लीडर चाहिए, कुछ जेडीज में लिखा होगा कि एमएस ऑफिस स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, कुछ जेडी में लिखा होगा कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, एक में लिखा होगा जावा आनी चाहिए या C++ आनी चाहिए। उस जॉब के हिसाब से आप अपना सीवी बनाइए। मैं ये नहीं बोलती कि जेडी जैसा लिखा है वैसा का वैसा कॉपी कर दीजिए। जो भी आपका क्राइटेरिया मैच हो रहा है जेडी से वो ज़रूर हाईलाइट करिए। और जब भी आप ये स्पेशलाइज्ड सीवी बनाएं तो सीवी शेयर करने का एक ही वर्जन बनाएं जो कि हो एक पीडीएफ वर्जन। अब पीडीएफ शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है? ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट या डॉक-एक्स या डॉक में सीवी शेयर करते हैं या वर्ड डॉक्यूमेंट में सीवी शेयर करते हैं तो कभी कभी सामने वाले के सिस्टम में कोई और फॉर्मेट या कोई और वर्ड का पुराना फॉर्मेट अगर खुल जाए तो पूरी फॉर्मेटिंग हिल जाती है। तो अगर आपका टेबल इधर है तो हो सकता है उसके में उधर हो जाए और ये फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं लगता। टिप नंबर 2, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों ही मेंशन करना। दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और आपका क्या लेवल है उस स्किल में वो ज़रूर मेंशन करिए। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर मुझे अपनी टीम में एक टीम लीडर को रिक्रूट करना है तो मैं उस सीवी में क्या देखूंगी? मैं देखूंगी उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं, क्या उसने कभी किसी टीम के साथ काम किया है, अगर टीम के साथ काम किया भी है तो कितने लोगों की टीम को मैनेज किया है। तो ये सब उस सीवी में उभर के आना चाहिए। उसके अलावा हार्ड स्किल्स की अगर बात करें तो ये हार्ड स्किल्स क्या होते हैं? हार्ड स्किल्स का मतलब है जैसे कि कोई भी टेक्निकल स्किल्स जो कि उस रोल को करने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं तो आपको C++, जावा, HTML ये सारी लैंग्वेजेस का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। उसके अलावा हर एक स्किल का ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप उस स्किल में कितना माहिर हैं। तो जैसे कि अगर मैंने लिखा C++ एज माई स्किल, तो C++ में मुझे कितना निपुणता हासिल है, क्या मुझे बिगिनर्स नॉलेज है या मुझे मीडियम नॉलेज है या फिर मुझे प्रोफेशनल नॉलेज है। तो जब भी आप बिगिनर्स नॉलेज लिखेंगे तो याद रखिए दोस्तों, आपको ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का सामना नहीं फेस करना पड़ेगा। और एज कॉलेज ग्रेजुएट्स मैं ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अच्छे से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या अच्छे से कोई स्किल सेट नहीं आता है तो आप उसको बिगिनर्स नॉलेज ज़रूर लिखें। अब दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 3 की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है। ये आपको शायद गूगल करने से भी ना मिले, ये मैंने अपने MBA के दौरान सीखा था। और ये टिप है 2 चीज़ों का यूज़ करने की, एक है एक्शन वर्ब्स और एक है नंबर्स। पहले नंबर्स की बात करते हैं। तो जो ह्यूमन माइंड है या जो इंसान का दिमाग है वो नंबर्स पढ़ने में ज़्यादा माहिर होता है और ये बहुत सी रिसर्च कह चुकी हैं। और जितने भी ज़्यादातर आप फाइनेंस के जॉब्स अप्लाई करेंगे या सेल्स के जॉब्स अप्लाई करेंगे वो रिक्रूटर्स या मैनेजर्स को आदत होती है बहुत लंबे लंबे नंबर्स देखने की या बहुत सारे नंबर्स देखने की उनके डे टू डे जॉब्स में। तो अगर आपके सीवी में आप वो नंबर्स उनको दिखा दें तो वो तुरंत उनके माइंड में बैठ जाते हैं और आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब नंबर्स सीवी में डालने के एक एग्जाम्पल लेते हैं। डेवलप्ड अ सोल्यूशन फॉर द क्लाइंट, ये भी लिख सकते हैं, या डेवलप्ड अ सोल्यूशन फॉर द क्लाइंट टू मेंटेन एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन ये तो हज़ारों लोग कर रहे होंगे, तो आपने क्या डिफरेंट किया? तो इसको लिखने का बहुत बढ़िया तरीका है नंबर्स ऐड कर देना। अब नंबर्स कैसे ऐड करेंगे इस सेंटेंस में?
उस सॉल्यूशन को डेवलप करने का क्या इम्पैक्ट रहा है या क्या रिजल्ट रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन या उस प्रोजेक्ट के लिए, उसको ऐड कर देना। और यही चीज़ आपके सीवी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं लिखूंगी, अगर मैंने कोई एक डिजिटल सोल्यूशन बनाया है जिससे कि प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हो ऑनलाइन, तो मैं ये लिखूंगी, कंसेप्चुलाइज्ड एंड डेवलप्ड एन ई कॉमर्स साइट विच लेड टू द ऑनलाइन सेल्स फॉर द क्लाइंट फॉर अबाउट $5 million। अब बात करते हैं एक्शन वर्ब्स की। अब ये एक्शन वर्ब्स क्या हैं? ये रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि सीवीज में लेड अ टीम ऑफ, मैनेज्ड, पार्टिसिपेटेड, ये टाइप के वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुके थे। तो अब इन वर्ड्स की जगह एक्शन वर्ब्स का यूज़ करते हैं हम लोग। एक्शन वर्ब्स आपके सीवी को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं और ये दिखाते हैं कि आपने जो काम किया वो बहुत ही अलग था और बहुत ही अमेजिंग था। अगर आपने कहीं किसी को ट्रेन किया है तो आप लिख सकते हैं मेंटर्ड। अगर आपने एक नई टीम बनाई है तो आप लिख सकते हैं मोबिलाइज्ड अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स। इस प्रकार के वर्ड्स को यूज़ करने से आपका सीवी की एक तो लैंग्वेज बदल जाती है, कॉमन लैंग्वेज नहीं रहती, और आपका सीवी बहुत ही इम्प्रेसिव हो जाता है। अब ये एक्शन वर्ब्स आपको कहाँ से मिलेंगे? एक सिंपल गूगल सर्च से। और ये पूरा सीवी होने के बावजूद एक क्वेश्चन ऐसा है जो हर इंटरव्यूअर पूछ सकता है, टेल मी समथिंग दैट इज नॉट इन योर सीवी। और इसका मैं जवाब दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, और मुझे बताइए आपको और क्या जानना है प्रोफेशनल लाइफ्स के बारे में, सीवी राइटिंग के बारे में, और वो चीज़ें आप क्वेश्चंस की तरह कमेंट्स में डालिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।